हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं। और जीएस की क्लासों में आज हमारी क्लास है हिस्ट्री की, यानी इतिहास की। और इतिहास में हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम वैदिक काल को देख रहे थे। और वैदिक काल में हमने जो है वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, हमारा टर्म है। आज हम शुरुआत करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारी होती है। ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्वी ओर विस्तार था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, यही हमारा क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल की पहला पॉइंट कि आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तर वैदिक काल पड़ गया। ठीक है, अथर्ववेद में देखिए उल्लेख उस समय मिलता है कि जो अंग एवं मगध थे, कहाँ उल्लेख मिलता है हमको, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग एवं मगध आर्य संस्कृति से बाहर थे। आर्य संस्कृति से बाहर थे। याद रखिएगा कि अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग एवं मगध जो थे आर्य संस्कृति से जो है बाहर थे। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। तो बच्चों मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन में कि जो भारत एवं पुरु कबीले थे आपस में मिलकर क्या किया, कुरु राज्य का निर्माण किया। ठीक है, भारत एवं पुरु कबीले मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। याद रखिएगा कि भारत एवं पुरु कबीले मिलकर किस राज्य का निर्माण करते हैं, तीर निर्माण करते हैं, कुरु राज्य का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार देखिए क्या कृवि एवं तुर्वस मिलकर तुर्वस कबीले मिलकर किस राज्य का निर्माण करते हैं, तो पांचाल राज्य का निर्माण किया। तो याद रखिएगा कि भारत एवं पुरु कबीले मिलकर कुरु राज्य का निर्माण करते हैं, कृवि एवं तुर्वस ने मिलकर क्या किया, पांचाल राज्य का निर्माण किया। और इस काल में जो भी राज्य थे तो इनका स्वरूप कैसा होता था, तो राजतंत्रात्मक था। ठीक है, राज्यों का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। लेकिन यहां याद रखिएगा कि यहां गणतंत्रात्मक राज्य भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे ना तो जो है वैशाली वगैरह, ये हमें जो है यहाँ पर गणतंत्रात्मक राज्य देखने को मिलता था। ठीक है, राजा का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था।
राजा का पद वंशानुगत होता था। ठीक है, याद रखिएगा कि राजा का जो पद होगा वो कैसा रहेगा, वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा ही क्या बनेगा, अब राजा बनेगा। ठीक है, कि राजा का जो पद हो गया वो वंशानुगत, यानी उसी वंश के कोई ना कोई जो है राजा का पद संभालेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन होता था, निर्वाचन होता था। इसका मतलब ये है कि जो राजा का पद वंशानुगत है, यानी उसी के वंश से कोई ना कोई राजा बनेगा, लेकिन उसका क्या होगा, निर्वाचन होता था। ये बात यहाँ पर कही गई है राजनीतिक जीवन में, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां देखिए अगला पॉइंट देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आप भी नोट करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाइएगा बाकायदा, तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक, राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें होती थी, ठीक है, कि राजा की सहायता के लिए याद रखिए कि दो प्रकार की परिषदें मिलती है, एक समिति मिलती है, एक हमें क्या मिलती है, सभा मिलती है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, इसी अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा एवं समिति को याद रखिएगा कि अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, जो ये सभा एवं समिति थी जो राजा को सहायता देती थी, सलाह देती थी, इसी को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ये याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा जो है राजनीतिक जीवन। ठीक है, आइए अगला देखेंगे हम सामाजिक जीवन की, तो नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सामाजिक जीवन पर। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पेपर और पेन लेके बैठिएगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी रहेंगी, क्योंकि अगर आप पेपर और पेन लेके बैठेंगे तो लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन में पहला है हमारा वर्ण व्यवस्था। याद रखिएगा जो वर्ण व्यवस्था है ना, तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना कब होती है, उत्तर वैदिक काल में ही आपकी होती है। तो वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है, याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था की जो वास्तविक स्थापना है उत्तर वैदिक काल में होती है। इसी काल में देखिए क्या किया गया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, यहाँ भेद जो है देखने को मिलता है। इसी वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था हमारी कितनी है, चार प्रकार के हैं, जैसे हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चार प्रकार की हमको वर्ण व्यवस्था दिखाई देखने को मिलती है। और यही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा, कर्म के आधार, देखिए अगर आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे
तो जो है ऋग्वैदिक काल में आपकी कर्म पर आधारित थी, लेकिन यहां पर क्या हो गई कि कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गए, जन्म पर आधारित हो जाती है। ठीक है, जन्म पर आधारित हो जाती है। इस वर्ण व्यवस्था को याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में कर्म की बजाय किस पर आधारित हो जाती है, तो आपकी क्या हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती है। ठीक है, वैश्यों को क्या कहा गया है, देखिए यहां पर, तो वैश्यों को अनस्य बलिकृत, वैश्यों को, अब यहां पर देखिए ब्राह्मण क्या हो गए, ब्राह्मण ये पूजा पाठ कराने वाले हो गए इस उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यज्ञ से संबंधित चीजें करने लगे। और जो क्षत्रिय हो गए, ये क्षत्रिय क्या हो गए, राज्य करने वाले हो गए, ये राजा बन गए। अब जो वैश्य हो गए, वैश्य, ठीक है, तो वैश्यों को याद रखिएगा कि जो वैश्य हो गए इनको क्या कहा जाता है, अनस्य बलिकृत, अनस्य बलिकृत। और इस अनस्य बलिकृत का मतलब ये हो गया करों को देने वाला, करों को देने वाला, करों को देने वाला, यानी टैक्स पे करने वाला कौन हो गया, वैश्य हो गया। जैसे कि वैश्य से देखिए आपको पता चलता है कि ये व्यापारी थे, तो इनको जो है अनस्य बलिकृत कहा गया और ये टैक्स देते थे। शूद्रों को क्या कहा गया, अनस्य प्रेष्य कहा गया। जो शूद्र थे, शूद्रों को कहा गया अनस्य, अनस्य प्रेष्य, अनस्य प्रेष्य कहा गया, यानी दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला। ठीक है, ये यहां से डिफाइन कर दिया गया, वर्ण व्यवस्था को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया। यानी अब यहाँ पूरी तरह से जो है कर्म की बजाय जन्म पर आधारित हो गई कि जिसका जहां जन्म होगा वही उसका वर्ण रहेगा। तो जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में कोई पुत्र जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय घर में अगर कोई पुत्र जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसी तरह वैश्य घर में अगर कोई जन्म लेता है तो वैश्य, और शूद्र घर में अगर कोई जन्म लेता है तो वो आपका शूद्र कहलाएगा। जैसे आज हमारे देखेंगे ना, तो आज वर्ण व्यवस्था का मतलब ये, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जन्म पर कैसे हो गई, जैसे मान के चले जिस परिवार से हम बिलोंग रखते हैं, जिस वंश से हम बिलोंग रखते हैं, जैसे अलग अलग आपकी जातियां होंगी, तो उनका जो पुत्र होगा उसी जाति के आधार पर वो भी कहेगा। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था वैसे ही हो गई कि जन्म के आधार पर हो गई। ठीक है, और अलग अलग देखिए वैश्यों को क्या कहा गया, यहाँ पर अनस्य बलिकृत कहा गया, यानी करों को देने वाला कहा गया। और आपका शूद्र को क्या कहा गया, अनस्य प्रेष्य कहा गया, जो दूसरों की सेवा करने वाला होता था, ये आपका कहा गया है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है। अभी भी यहाँ पर देखिए अस्पृश्यता, जो हमारी अस्पृश्यता थी, तो अस्पृश्यता का उल्लेख, अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा अस्पृश्यता का उल्लेख यहाँ पर अभी नहीं मिलता है। तो ये रही हमारी वर्ण व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक जीवन में हमने देख लिया वर्ण व्यवस्था। अब हम देखेंगे स्त्रियों की दशाओं के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, और क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं स्त्रियों की दशाएं। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। इस काल में बाल विवाह प्रचलन नहीं था। याद रखिएगा इस काल में भी, इस काल में भी बाल विवाह प्रचलन में नहीं थे, प्रचलन में नहीं थे। ठीक है, कन्याओं का विवाह जो है 16-17 वर्ष, 16-17 वर्ष में, 16-17 वर्ष में कन्याओं का विवाह होता था, कन्याओं का विवाह होता था। याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, 16-17 वर्ष में कन्याओं का विवाह किया जाता था। ठीक है, और इस काल में भी देखिए क्या कहा है, स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इस काल में याद रखिएगा कि स्त्रियों को भी पूर्ण शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियों को
पूर्ण शिक्षा का अधिकार था। यानी इस काल में भी अभी महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और वो गुरुओं के पास आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर भी देखिए अभी भी महिलाओं को शिक्षा के बारे में अधिकार दिया गया है और गुरु के पास जाकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक मैत्राणी आपकी संहिता है, मैत्राणी संहिता मैत्राणी संहिता हम देख लेते हैं। यहीं पर एक पॉइंट है, मैत्राणी संहिता। मैत्राणी संहिता में मनुष्य की 3 बुराइयों के बारे में बताया गया है। मनुष्य की 3 बुराइयां, मनुष्य की 3 बुराइयां, मनुष्य की 3 बुराइयों के बारे में बताया गया है। और वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है जुआ, दूसरा है शराब, और तीसरा है स्त्री। याद रखिएगा मनुष्यों की 3 सामाजिक बुराइयों में एक जो बुराई है वो स्त्री है। ये हमसे पूछा गया है कि मनुष्यों की 3 सामाजिक बुराइयों में एक कौन सी भी है। तो आप याद रखिएगा वैसे तो मनुष्य की कितनी बुराइयां दी गई हैं मैत्राणी संहिता में? 3 सामाजिक बुराइयां बताई गई हैं। और वो कौन कौन सी है? तो जुआ, शराब और स्त्री। महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि स्त्री को भी मनुष्य की सामाजिक बुराइयां जो हैं कही गई हैं। याद रखिएगा, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसको जो है मनुष्य की 3 सामाजिक बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, जुआ, शराब और स्त्री। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आइए, ये हो गया हमारा स्त्रियों की दशाएं हो गई। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख है सर्वप्रथम हमें जाबलोनिषद में मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम जाबलोनिषद। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जाबलोनिषद में मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वो हमें जाबलोनिषद में मिलता है। और आश्रम है कितने? हमारे आश्रम है कितने? तो आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है। पहला हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। पहला है हमारा कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी उम्र है 0 से 25 वर्ष तक, ठीक है। ये आश्रम व्यवस्था हमारी 4 प्रकार की है। पहली है आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से 25, 0 से मतलब जन्म से आपका कब तक? 25 वर्ष तक की आश्रम व्यवस्था को हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जिसमें से हम क्या देखते हैं कि शैक्षणिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास हेतु, ठीक है। इस आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, क्या किया जाता है? तो शैक्षणिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास। इस आश्रम व्यवस्था में क्या सीखा जाता है कि शैक्षणिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास। ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है हमारा गृहस्थ आश्रम। दूसरा है हमारा कौन सा? गृहस्थ आश्रम।
और गृहस्थ आश्रम हमारा कब से कब तक का है, तो 25 से 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक ये हमारा कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, तो सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हेतु, काम की प्राप्ति, ठीक है, याद रखिएगा कि सामाजिक विकास हेतु धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, ये हमारा हो गया गृहस्थ आश्रम में। कि यहाँ पर अब क्या होगा, सामाजिक विकास होगा जिसमें काम धर्म अर्थ ये सब चीजें हमारी हो जाएंगी, किसमें, गृहस्थ आश्रम में। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दूं। चलिए अगला है हमारा, अब हम देख, ये है तीसरा जो हमारा आश्रम है, तीसरा हमारा कौन सा है, तो वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम ये कहाँ से कहाँ तक है, ये वर्ष उम्र में, तो 50 से 75 वर्ष तक हमारा क्या कहलाएगा, वानप्रस्थ आश्रम कहलाएगा। और इसका जो है ये कहे के लिए है, तो आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु, ठीक है, अध्यात्म की ओर, तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु, यानी अध्यात्म का जीवन हमारा क्या हो जाएगा, वानप्रस्थ, यानी जंगल की ओर अब निकलेंगे, जो है वन की ओर चलेंगे और क्या करेंगे, तो आध्यात्मिक उत्कर्ष, इसीलिए हमारा वानप्रस्थ आश्रम जाना जाता है अध्यात्म के लिए। चौथा है हमारा संन्यास आश्रम, चौथा है हमारा संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम हमारा कब से कब तक है, तो 75 से लेके 100 वर्ष तक, 75 से लेके 100 वर्ष तक। और इसका, इसमें क्या है संन्यास में, तो मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। तो ये हमने आश्रम व्यवस्था देख ली कि आश्रम व्यवस्था हमारी कितनी है, तो आश्रम व्यवस्था हमारी 4 प्रकार की है, ठीक है। और ये 4 प्रकार के हमारे कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक, फिर हमारा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक, फिर हमारा वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 जिसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष, संन्यास आश्रम 75 से 100 मोक्ष प्राप्त करना, ये हमारा जो है दिए गए। याद रखिएगा, स्टार बना के एक पॉइंट लिखिएगा कि चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को, चारों आश्रमों में, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारे हो गए आश्रम व्यवस्था हो गई। अगला हम देखेंगे संस्कार, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए अब हम देखते हैं संस्कार। संस्कार, तो संस्कार होते क्या हैं, तो संस्कार होते हैं कि मनुष्य के स्वरूप को सुसंकृत, मनुष्य के स्वरूप को सुसंकृत, सुसंकृत एवं परिष्कृत, सुसंकृत एवं
परिष्कृत परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। तो परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। और याद रखिएगा, एक मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार मिलते हैं हमको? 16 संस्कार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार मिलते हैं। ठीक है, 16 संस्कार मिलते हैं एक मनुष्य के जीवन में। हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो हमें कितने प्रकार के संस्कार मिलते हैं? 16 संस्कार मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो गर्भाधान, उपनयन, बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। हमें जो है वो संस्कार जानने की जरूरत नहीं, कुछ हम जो है महत्वपूर्ण जो है संस्कार देखेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण संस्कार आपका है कि उपनयन संस्कार। ये क्या होता है? उपनयन संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार होता है, ये उपनयन संस्कार क्या होता है? तो उपनयन संस्कार आपका कि जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश लेते हैं। उपनयन को याद रखिएगा कि जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश लेते हैं। याद रखिएगा, हम एक तरफ से पूरे संस्कार नहीं देख रहे हैं, नहीं तो शुरुआत इसकी गर्भाधान संस्कार से होती है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं काम करता। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो है उपनयन संस्कार, जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में क्या होते हैं? प्रवेश लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन क्या होता है? शिक्षा पूर्ण होने पर ये कौन सा संस्कार है? तो समावर्तन संस्कार है कि जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब जो है गुरु द्वारा संपन्न किया जाता है। वही, ठीक है, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न, ये क्या कहलाता है हमारा? तो ये हमारा कहलाता है समावर्तन संस्कार कहलाता है। एक और देखेंगे, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? कि ये होता है हमारा मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो अंत्येष्टि कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। तो जन्म से लेके मृत्यु तक याद रखिएगा, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। और ये अंत्येष्टि जो होता है, ये मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार आपका होता है। उपनयन हमारा जब बालक या कन्या गुरु आश्रम प्रवेश लेते हैं। समावर्तन होता है शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न। और अंत्येष्टि हमारा होता है मृत्यु के बाद अंतिम आपका होता है। एक और हम देख सकते हैं कर्णवेधन। ठीक है, एक और संस्कार देख सकते हैं, कर्णवेधन संस्कार होता है जब शिशु का, यानी बच्चा जो भी होगा, शिशु का कान छिद्र किया जाता है। शिशु का कान छिद्र किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बचपन में कई सारे बच्चों को अपने अब ऐसे 16 संस्कार जो है, ये पूरी तरह से कहने का मतलब अब तो नहीं होते, लेकिन पहले आप देखेंगे छोटे में यानी बचपन में आपके कान को क्या किया जाता था? छिद्र किया जाता था। उसमें आप जो भी पहनना चाहते थे तो पहनते थे। तो वो क्या कहलाता था? हमारा कर्णवेधन कहलाता था। कर्णवेधन का सीधा सा अर्थ क्या है? कि जब शिशु का कान छिद्र किया जाता था, वो हमारा कैसा संस्कार कहलाता था? कर्णवेधन संस्कार कहलाता था। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कृषि देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं कृषि।
तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम देखेंगे कृषि। कृषि कृषि याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्वता बढ़ जाती है। उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस काल में आपके कृषि की महत्ता क्या होती है, बढ़ जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। याद रखिएगा। देखिए उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों में कहने का मतलब जो है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद में हमारा उल्लेख मिल रहा है कि अधिक अन्न पैदा करना, यही हमारे कहने का मतलब क्या होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, हमें अधिक अन्न पैदा करना है। ये जो है बताया गया है हमारा कहाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, आगे जो है अगला है कि सतपथ जो ब्राह्मण है हमारा, सतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। ये उपनिषद में उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ देखेंगे तो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि कृषि को बेहतर ढंग से करना। हमें क्या उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में कि कृषि को बेहतर ढंग से करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक काठक संहिता है जिसमें हमें उल्लेख मिलता है, हमारी एक संहिता है जिसका नाम है काठक संहिता। तो काठक संहिता में उल्लेख मिलता है हल को 24 बैल द्वारा खींचे जाना, 24 बैल के द्वारा खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। एक हमारी संहिता है जो हमारी क्या नाम है, काठक संहिता। तो काठक संहिता में कहा गया है कि हल को कितने बैलों की जोड़ी के द्वारा, 24 बैलों के द्वारा जो है आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहां तक हमने कृषि तक देखिए जो है आज हमने उत्तर वैदिक काल की हमने शुरुआत की और उत्तर वैदिक काल में हमने राजनीतिक जीवन देखा। राजनीतिक जीवन के साथ साथ हमने कौन सा देखा, सामाजिक जीवन भी देखा। अभी हमारा जो है इसमें कृषि हमने देख लिया, लेकिन अभी हमारा पशुपालन है, व्यापार है और उत्तर वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनको हम देखेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसको पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे जो है आपके प्राचीन भारतीय धर्मों पर आएंगे। लेकिन हमारी एक क्लास और बची हुई है किसकी, उत्तर वैदिक काल की, और वो कल आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम आएंगे प्राचीन भारतीय धर्मों पर आएंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं तक, कृषि तक। इसके आगे हम पशुपालन, फिर हम लेंगे साथ साथ धार्मिक जीवन भी, पशुपालन है, व्यापार है, फिर हमारा धार्मिक जीवन भी बचा हुआ है और कुछ आपके उत्तर वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होंगे, उनको भी शामिल करेंगे। तो पढ़ते चलिएगा बच्चों, बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो फिर आपको जीएस में समस्या नहीं आने वाली है। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। देखिए अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिर तिबारा देख लीजिए, जब भी आपको समय मिले तो रिवीजन करते रहिएगा बार बार, नहीं तो चीज़ें फिर भूल जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।